और सभी डी में शायद हम लोगों ने सिर्फ गाइडेंस का कॉन्सेप्ट देखा था, राइट जी? सिर्फ गाइडेंस की बात हम लोगों ने करी थी। काउंसलिंग की बात से जो है वो आज की शुरुआत हमें करनी है बेसिकली। सो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ही बात कर चुके थे कि जो गाइडेंस है बेसिकली उसी का एक स्पेशलाइज्ड टाइप है काउंसलिंग, जहाँ पे काउंसलर जो होते हैं वो प्रोफेशनली ट्रेंड लोग होते हैं ना। काउंसलिंग हर कोई नहीं कर सकता है, गाइडेंस में भी एक बड़ी आबादी कर पाए, लेकिन काउंसलिंग हर कोई नहीं कर पाएगा बेसिकली, क्योंकि जो काउंसलिंग है वो एक साइकोथेरेपी अप्रोच है एक्चुअली में, नहीं जिसमें प्रोफेशनली ट्रेंड लोगों की जरूरत होती है। क्योंकि आमतौर पे हम काउंसलिंग उनके साथ करते हैं जो आमतौर पे किसी समस्या से ग्रसित है, किसी मसले मसाइल में बेसिकली इन्वॉल्व है एक्चुअली। जैसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, किसी तरीके का कोई भयानक एक्सीडेंट है, भयानक अटैक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इंसान की जो साइकी है उस पर इफेक्ट पड़ता है, और साइकी के नतीजे में इंसान में भी एबनॉर्मल बिहेव करने लगे, में भी इरेशनल बिहेव करने लगे, में भी पर्सन्स का समाज के साथ इंटरेक्शन ठीक ना हो, में भी पर्सन समाज के साथ एडजस्ट ना कर पा रहा हो। तो इस तरीके की तमामतर समस्याओं से उबरने के लिए, इन तमामतर समस्याओं का हल ढूंढने के लिए हम लोग बेसिकली काउंसलिंग अप्रोच करते हैं, है ना। सो काउंसलिंग गाइडेंस की अपेक्षा इन डेप्थ अप्रोच है, जहाँ पे गाइडेंस थोड़ी सुपरफिशियल लेवल की अप्रोच है, बट काउंसलिंग जो है वो इन डेप्थ अप्रोच है, जहाँ पे काउंसलर और काउंसलिंग के दरमियान फेस टू फेस इंटरेक्शन का होना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि गाइडेंस में हम एक वक्त में कई लोगों को गाइड कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग में एट द साइमल्टेनियस टाइम सिर्फ एक पर्सन को काउंसलिंग किया जा सकता है। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा बेसिकली आपको। सो काउंसलिंग, जैसा कि हमने कहा कि काउंसलिंग जो है वो बेसिकली जो काउंसलर है और जो काउंसिल सेकिंग है बेसिकली, अर्थात जो किसी समस्याओं में मुब्तला है वो व्यक्ति, और जो प्रोफेशनली ट्रेंड है अर्थात जो काउंसलर है, उन दोनों के बीच का एक्चुअली फेस टू फेस रिलेशनशिप है ना, जहाँ पे दोनों को आमने सामने होना पड़ेगा, और जहाँ पे काउंसलर काउंसलिंग की सारी बात को सुनेगा, काउंसलिंग अगर सारी बात बताता है तभी जाकर के सही तरीके से और ट्रीटमेंट हो पाए। इसलिए काउंसलिंग अप्रोच में काउंसलिंग करने, दवा चलाने, दवा देने, ट्रीट करने, है ना, इन सब से ज्यादा अहम, ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि काउंसलिंग के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। काउंसलिंग के साथ यदि आपके रिलेशन अच्छे होंगे, यदि आपके ताल्लुकात या मरासिम संबंध अच्छे होंगे, तो काउंसलिंग अपनी बात को खुल करके आपके सामने रख पाएगा, और जब वो खुल करके अपनी बात रख पाएगा तब आप उनकी समस्याओं को समझ पाएंगे। इसलिए काउंसलिंग अप्रोच में काउंसलिंग करने से पहले, दवा देने से पहले, थेरेपी यूज करने से पहले काउंसलर के लिए जो इम्पोर्टेंट टास्क है, जो चैलेंजिंग टास्क है, वो ये है कि आपको काउंसलिंग के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। जी, काउंसलिंग के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है ना। दोस्ताना ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, आपको वो इम्पैथेटिक बिहेवियर दिखाना पड़ेगा कि हम आपके लिए हैं और आपकी समस्या को लेकर के हम बहुत संजीदा हैं, तभी जाकर के कोई अपनी बात आपके साथ खुल करके कह पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट 2022 की एक इवेंट है, घटना है। मैं जो बिहार सेट बेड बीएड होता है उसका मैं एक सेंटर का ऑब्जर्वर था। अल हकीम डिग्री कॉलेज में सेंटर था और मैं वहाँ का ऑब्जर्वर था। तो एक केस ये हुआ कि एक बच्ची आई मीन अभी जस्ट ग्रेजुएशन करी है, उसके शायद रिजल्ट भी नहीं आए थे, और वो उस इंट्रांस में अपीयर हो रही थी। वो बच्ची एक्चुअली में उस क्लासरूम में 2 इन्विजिलेटर थे जहाँ पे बच्ची इंट्रांस दे रही थी।
पता नहीं उसको शुरुआत से ही क्या था कि दोनों इन्विजिलेटर से उसे बहुत नफरत थी, वो एक देखना नहीं चाहते। और वो बार बार ये गुजारिश करती थी कि हमें जो है मतलब वैसे रूम में बैठाइए जहाँ पे महिला इन्विजिलेटर हो, मैं पुरुषों के दरमियान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। अब ये जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट होता है उनका अधिकार ये है नहीं, वो या तो ऑब्जर्वर करे या तो जो क्या कहते हैं कि आई मीन के फ्लाइंग स्क्वाड होते हैं उनको ये अधिकार होता है। बहरहाल रमजान का ही वक्त था, मैं बैठा हुआ था, तो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट आए और उन्होंने कहा कि सर इस तरीके की समस्याएं, बच्चे को किसी और रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने चैलेंजेस पता किया कि अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है, तो जो भी एग्जामिनेशन का प्रोसेस था वो सारी बात बताई। बहरहाल बच्ची ने 1.5 घंटे पहले अपनी OMR रंग दी और फिर पूरी तरीके से 120 क्वेश्चन का उन्होंने OMR रंग दिया 1.5 घंटे पहले ही, और फिर बैठी हुई थी। तो मैं थोड़ा इनक्यूजिटिव हुआ और मैं उनसे बात करने की कोशिश करी उस बच्ची से। तो जनरल वे में मैं इधर उधर बात करते करते मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था कि वो वजह क्या है। फिर पता चला कि बहुत बचपन में उसके दादा ने उसकी माँ को लेकर के आई मीन भाग गए थे, और तब से वो पुरुषों को लेकर के इस तरीके का मतलब उसमें एटीट्यूड है कि मे बी के पुरुष के साथ रहने से और उनके साथ मतलब अच्छे संबंध बनाने से मे बी कि वो हमारे साथ गलत करे, और ये था एक्चुअली में। बहरहाल मैंने उसके फादर को सजेस्ट किया कि कुछ काउंसलर वगैरह से मिलाएंगे। बहरहाल जो भी बात है, मैं एक्चुअली आपको इस तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ आपका कि वो बच्ची इतनी मतलब इतनी डेप्थ बात और इतनी शर्मिंदगी की बात और इतनी पर्सनल बात वो बच्ची मुझसे क्यों कहती। जाहिर है कि उसको 30 मिनट में, 45 मिनट में, 40 मिनट में ये एहसास हुआ होगा कि शायद हम रियल वेल विशर हैं उनके। आर यू एग्री जी? हम शायद रियल वेल विशर हैं उनके। फिर वो जब ये बात समझती है कि लोग हमारे रियल वेल विशर हैं और सही में वो इस तरीके के पर्सन नहीं है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, फिर उसने सारी बात बताई और बहुत पर्सनल बात थी। ऑफ कोर्स हम लोग कह नहीं सकते थे इस तरीके की बातें, बट उसने कही। मैं आपकी तवज्जो, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि काउंसलिंग की प्रोसेस में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिलेशनशिप बेहतर एस्टेब्लिश कर लिए, फिर सोच लीजिए कि काउंसलिंग आपका है, काउंसलिंग आपकी कठपुतली है, फिर आप काउंसलिंग को जैसे चाहेंगे वैसे नचा सकते हैं, क्योंकि आप जो कि नहीं करेगा और नॉर्मल तरीके से आपसे बात नहीं करेगा। सर आज वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा देख लीजिए। वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी ठीक आ रही है? हाँ अभी जी ठीक है। जी अब आ रही है सर। क्लियर है सर अब। यस सर अभी सही है। ओके, सो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको आप काउंसलिंग कर रहे हैं, जो काउंसिल सीकिंग पर्सन है, वो नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं हमारे आपके जैसा। जाहिर है कि वो किसी तरीके की साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में, किसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में मुब्तला है। नॉर्मल बिहेव तो होगा नहीं वैसे, और नॉर्मल तरीके से आपकी बात को समझेगा नहीं वैसे, या समझेंगे नहीं। तो वो चैलेंज है काउंसलर के लिए, चैलेंज है टीचर्स के लिए, चैलेंज है उस प्रोफेशनल के लिए कि वो किस तरीके से काउंसलिंग के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करे, कि काउंसलिंग खुल करके अपनी तमाम बात आपके सामने रखे, और फिर आपके सामने जब रखे तो आप समस्या को हॉलिस्टिक वे में समझ पाए और फिर उसका सही तरीके से आप इलाज कर पाए। इज इट राइट और नॉट जी?
Yes. Is it right or not? Yes, sir. सो बेसिकली काउंसलिंग की प्रोसेस में बाकी की तमाम बात सेकेंडरी बात है, चाहे वो आपके अप्रोच हो, चाहे वो आपकी टेक्निक हो, चाहे वो आपकी मेडिसिन हो, जो कुछ भी है वो सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात ये है कि काउंसलर को काउंसलिंग के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। याद रखे जाए, रिलेशनशिप एक गैप का हो और उनको एहसास हो कि आई मीन के हमारे बीच कोई गैप नहीं है और बहुत वेल विशर है, लेकिन एज अ काउंसलर, एज अ टीचर्स हमें गैप रखने होंगे बीच में, तब जाकर के वो सारी बात खुल करके आपको बता पाएंगे और तभी इलाज कर पाएंगे। क्योंकि जब तक समस्या का पता नहीं चलेगा तब तक अंदाजी गोली मारना होगा। और बड़ा अच्छा काउंसलिंग के सेंटेंस में, काउंसलिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, आई मीन स्टेटमेंट जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा, वो नीम हकीम खतरे जान है। नीम हकीम खतरे जान है। एक्चुअली नीम हकीम है कौन? एक्चुअली नीम हकीम वो है जिसको चीजों की समझ नहीं है, बीमारी की समझ नहीं है जी। बीमारी की जो डिग्री है, उसकी जो आई मीन इनसिक्योरिटी है, उन चीज की समझ जिनको नहीं होती, ऐसे लोग नीम हकीम है। और जाहिर है कि नीम हकीम के पास आप इलाज कराने के लिए जाएंगे तो खतरे जान तो होगी जी, खतरे जान तो होगी बेसिकली जी। Yes, sir. So basically, what actually I try to say, I'm just saying you, before adopting any particular type of counseling approach, in any particular type of medicine and strategy, you should have to just build a better relation and nourish the relationship day by day and time to time, to better understanding of the disease or particular problem. Whenever the counselor will be able to know the difficulties and of course psychological problem, then he or she may be able to do the right treatment. Of course, are you agree with me or not? जी Yes, sir. Yes, sir. सर क्या बोले So थे कि वो basically, क्या बोले थे वो नीम नीम हकीम खतरे जान, जान नीम हकीम खतरे जान। जान ओके। सो ये तमहीदी गुफ्तगू थी आपके साथ, जो कि आपको जब भी काउंसलिंग के हवाले से सवाल पूछे जाएं तो आपको इन तमहीदी गुफ्तगू पे हो करके बात को कंक्लूड करना पड़ेगा, ऑप्शन को देखना पड़ेगा। बाकी जिस तरीके से हम पर्टिकुलर अप्रोच में जाएंगे, उस पर्टिकुलर अप्रोच की बात होगी, उस पर्टिकुलर थ्योरीज और थेरापी की बात होगी। लेकिन ये जनरल ओवरव्यू है काउंसलिंग का, जो कि आपको दिमाग में रख करके, ध्यान में रख करके आपको ऑप्शन को चूज करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। बहरहाल, कमिंग टू द बैक ऑन एम्फेसिस ऑन द पॉइंट्स, के जो काउंसलिंग है एक्चुअली, वो काउंसलिंग एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, फेस टू फेस प्रक्रिया है, जहां पे काउंसलर और काउंसली जी एक दूसरे पर भरोसा जताते हुए, एक दूसरे पर यकीन करते हुए फेस टू फेस अप्रोच करते हैं बेसिकली। तब इस प्रोसेस को हम लोग काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग सबके लिए नहीं है, लेकिन गाइडेंस सबके लिए। काउंसलिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में जी, किसी तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में मुब्तला है। हाँ, किसी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित है, ऐसे लोगों के लिए काउंसलिंग है। यानी गाइडेंस इन अ जनरल वे, वेयर दैट काउंसलिंग इज अ पर्टिकुलर वे एक्चुअली। ऑफ कोर्स, मैंने पहले भी कहा है आपसे और मैं फिर कह रहा हूं कि काउंसलिंग ऑफ कोर्स गाइडेंस का ही क्या है जी, गाइडेंस का ही क्या है, एक प्रकार है, टाइप है, एक पार्ट है। यस, एक विशेष प्रकार की सर्विसेज है, एक खास किस्म की खिदमत है बेसिकली, जो गाइडेंस से बढ़ करके है एक्चुअली में। आई मीन गाइडेंस जनरल ओवरव्यू के तौर पे है, बट काउंसलिंग इन दैट अप्रोच है बेसिकली। हाँ जी एजाज बताइए।
जी इस्लाम सर। वालेकुम सलाम। जी ये काउंसलिंग जैसे आप बोले कोई साइकोलॉजिकल पर्पस से है या कोई वैसा इलनेस है, मेंटल इलनेस, तो अभी जो जैसे शिक्षा विभाग काउंसलिंग वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब ये गलत वर्ड यूज कर रहा है? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही होना चाहिए? बिल्कुल, ये जो काउंसलिंग है ना, बिल्कुल ये इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही कहा जाना चाहिए बेसिकली, है ना। और ये जो काउंसलिंग अप्रोच नहीं है एक्चुअली। और बात ये है कि आप चूंकि एजुकेशन के आदमी हैं, इसलिए डिटेल्स में और इतनी गहराई में आप पढ़ रहे हैं, वरना लोग, इसलिए मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि लोग इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन दरअसल वैसा है नहीं, है ना। जो प्रोसेस बिहार सरकार बीपीएससी टीआरई 3 के लिए अप्रोच अपना रही है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, नॉट काउंसलिंग अप्रोच है, और ना ही गाइडेंस है ना। तो जनरल टर्म में लोग इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन जैसा एग्जैक्टली हम लोग सोच रहे हैं वैसा है नहीं। एक दूसरा मीनिंग जो काउंसलिंग का लिया जाता है, एक जनरल एक जो स्पेसिफिक मीनिंग है, वो तो हम लोग देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में अगर कोई मुब्तला हो तो उसके लिए हम काउंसलिंग अप्रोच अपनाते हैं बेसिकली। एक जो जनरल मीनिंग है काउंसलिंग का, जो आमतौर पे सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और दीगर जगहों पे ब्यूरोक्रेट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो काउंसलिंग इस बात के लिए, जब इफिशियंसी देखी जाती है, जब आपकी कार्यकुशलता, आपकी दक्षता देखी जाती है, उस दक्षता को देखने के लिए, दक्षता को प्रवीण बनाने के लिए, आई मीन इफिशियंट बनाने के लिए जब अप्रोच अपनाई जाती है, 1 to 1 और 1 to many एक्चुअली, तो उस अप्रोच को भी काउंसलिंग कहा जाता है। लेकिन वो काउंसलिंग जनरल अप्रोच है बेसिकली, जो कि तमाम तरीके की सोशल और ब्यूरोक्रेट कॉन्टेक्स्ट में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा बिल्कुल सही टर्म नहीं है इसका इस्तेमाल करना, बेजा के उसकी जगह पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। ओके। और सर हायर एजुकेशन में भी सर, हाँ, एजुकेशनल काउंसलिंग, जैसे हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए भी तो सर काउंसलिंग का ही टर्म यूज किया जाता है। वही चीज बता रहा हूँ कि वो एक्चुअली में प्रवीणता देखी जाती है, इफिशियंसी देखी जाती है, और उस इफिशियंसी के लिए लोग काउंसलिंग का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो काउंसलिंग सही नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज गुड, है ना, कॉन्टेक्स्ट तो शोभा नहीं, इसलिए काउंसलिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल जनरल वे में कम से कम हम एजुकेशन के स्टूडेंट, एजुकेशन के आदमी ऐसी बातें नहीं कर सकते। बहरहाल ये बात है। सो मैं बात कर रहा था कि जो गाइडेंस है बेसिकली वो काउंसलिंग का ही एक विशेष रूप है, कि स्पेशलाइज्ड टाइप से एक्चुअली में, जहाँ पे हम गाइडेंस में एक सरसरी निगाह से या बर्ड्स आई व्यू से हम बात करते हैं, जनरल व्यू में हम बात करते हैं, वहीं काउंसलिंग में हम इन डेप्थ एंड नैरोटिक एनालिसिस करते हैं, वेरी कॉन्साइज एंड प्रिसाइज एनालिसिस करते हैं। चूंकि मामला साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, इसलिए बातों को गहराई से जानने की जरूरत होती है, और जब तक हम गहराई से जान नहीं सकते तब तक हम सही तरीके से इलाज नहीं कर सकते। मैं अभी क्लास से पहले आई थिंक 7:30 के आसपास मैं एक डेटा सर्च कर रहा था। मैं ये देख रहा था कि जो जनरल डॉक्टर है वो एक दिन में एवरेज कितने पेशेंट देखते हैं, और जो काउंसलर है वो एक दिन में एवरेज कितने पेशेंट देखते हैं। तो डेटा ये कह रहा है, आप गूगल करके देखिएगा, डेटा ये बता रहा था कि जो जनरल डॉक्टर है वो एक दिन में 40 ओपीडी करता है, 40 ओपीडी करता है एवरेज में, और जो काउंसलर है वो एक दिन में सिर्फ 9 ओपीडी करता है। यानी कि अगर 8 घंटे भी अगर ड्यूटी देता है तो 1 घंटे में सिर्फ 1 मरीज देखता है। आप सोच सकते हैं कि काउंसलर 1 घंटा काउंसलिंग का क्या ट्रीटमेंट करता हो। दवा लिखने का काम तो 5 से 7 मिनट का है, बाकी 50 मिनट्स जो है वो सिर्फ इसी बात पर डिवोटेड है कि आप काउंसलिंग को कितना सुन रहे हैं, काउंसलिंग आप पे कितना यकीन कर रहा है, और काउंसलिंग कितनी खुल करके आपसे बातें कर रहा है। अब ये पूरा का पूरा 50 मिनट 55 मिनट्स इस बात को डिवोटेड है। दवा लिखने और स्ट्रेटजीज तो सिर्फ 5 मिनट की।
इस बात से अंदाजा लगाइए कि काउंसलिंग की प्रोसेस कितनी कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली, कितनी इन डेप्थ है एक्चुअली में जी, कितनी इन डेप्थ है और कितनी कितनी कॉम्प्लेक्स है। एक इशू और भी है काउंसलिंग के अप्रोच में, जब आपको किसी तरीके की बीमारी होती है तो आपके लिए 1000 पैथोजेनेसिस टेस्ट है एक्चुअली में। पैथोलॉजी अवेलेबल है जहां पे आप ब्लड टेस्ट करते हैं, सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट दे देता है, एलएफटी कराते हैं, पूरा लीवर फंक्शन टेस्ट दे देता है, केएफटी कराते हैं, पूरा किडनी फंक्शन टेस्ट दे देता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, एनफलाना, यूएसजीएन वगैरह वगैरह कराते हैं, पूरी पिक्चर आपके सामने अवेलेबल हो जाती है। बट in case of psychological problem, you have a very few tools to identify the problem. It means in the process of counseling, counselor is itself as a tool. Are you agree with me or not? Yes. Yes, sir. जहां पे कोई टूल अवेलेबल नहीं है, कोई पैथोलॉजी अवेलेबल नहीं है, आपको बस टेस्ट लेना है, आपको बस ऐसे जानना है आपको। दैट्स वाई मैं अगला स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा था कि जो काउंसलिंग की प्रोसेस है, काउंसलिंग की अप्रोच है, बेसिकली काफी कॉम्प्लेक्स है और काफी गहराई वाली प्रक्रिया है, काफी डेप्थ लेवल की प्रक्रिया। वैसे काउंसलर सक्सेस नहीं होते जो जनरल डॉक्टर से कंपेयर करते हैं ओपीडी में। काउंसलर वही सक्सेस होते हैं, साइकेट्रिक्स वही सक्सेस होते हैं जिनका कोई कंपटीशन किसी दूसरे प्रोफेशन, किसी दूसरे डॉक्टर के साथ नहीं होता, जो इटसेल्फ अपनी गहराई को समझता है, अपनी समस्या को समझता है और अपने जो पेशेंट है उनकी समस्याओं को समझता है, वही काउंसलर कामयाब और सक्सेसफुल होता है। सो मे बी काउंसलिंग की प्रोसेस में समटाइम्स हम अनरियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, बेजा का कुछ सोच लेते हैं, बेकार का कुछ सोच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन आपने कार चलाई और किसी का एक्सीडेंट हो गया ना, आपने एक दिन कार चलाई और किसी का एक्सीडेंट हो गया बेसिकली। अब आपने ये जहन में बैठा रखा है कि अब जब कभी भी आप गाड़ी चलाएंगे, जब कभी भी आप कार चलाएंगे, फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। ये आपकी अनरियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट है। मे बी कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी भी गलती होगी, लेकिन आप तमाम गलतियों का धिकड़ा अपने सर फोड़ रखे हैं और एक अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, अवास्तविक अवधारणा अपने जहन में बना रखे हैं। और ये अवधारणा बनाने से आपको समस्याएं हो रही है और आप इन चीजों को बदलना नहीं चाहते। अब आपकी इन अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट को, काउंसलर का काम है कि इस अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट को रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट में बदलना है। ये काउंसलर का काम है और जाहिर है कि ये अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट वर्षों लगे हैं बनने में, तो इरेज करने में वर्षों लगेंगे जी, घंटों लगेंगे एक्चुअली। तो 1 to 1 एंड फटाफट तो काउंसलिंग अप्रोच नहीं हो सकती है। काउंसलिंग में समटाइम्स हम सोशल माल एडजस्टमेंट के शिकार हो जाते हैं। आई मीन जस्ट मैं कह रहा हूं कि मे बी के जो पर्सन है वो सोशल माल एडजस्टेड है। अब सोशल माल एडजस्टेड हैं, उनकी 1000 वजूहात हो सकते हैं, 1000 कारण हो सकते हैं। आपको एक चेक लिस्ट बनाने होंगे। अब उस चेक लिस्ट में से फिर चेक लिस्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन फैक्टर डोमिनेंट हो सकता है। फिर जो फैक्टर डोमिनेंट हो सकता है, ऐसे फैक्टर से लेकर के इनडायरेक्ट वे में आपको काउंसलिंग से बात करनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट अगर बात करिएगा, हम अपनी समस्या आपको क्यों बताएं, हु आर यू, व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू। काउंसलिंग की यह स्टेटमेंट है
कि मैं अपनी समस्या, अपनी बात आपसे क्यों कहूं। तो आपको उस बात कहवानी है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में करवानी है। और यही चैलेंजेस है एक्चुअली काउंसलिंग अप्रोच में। यही वजह है कि काउंसलिंग अप्रोच टाइम टेकिंग प्रोसेस है बेसिकली। मे बी लॉन्गिट्यूडनल प्रोसेस हो, अर्थात समय दर समय, वक्त बाय वक्त, अवधि दर अवधि लग सकता है काउंसलिंग की प्रोसेस। इज इट राइट और नॉट जी? सालों साल लग Yes, सकते sir. हैं काउंसलिंग के अप्रोच में। And that is why I am giving closure statement on the concept of counseling. That counseling process is not only a complex technique of correcting the deviation. Counseling is not only understanding and study the deeper levels of psychological problem, but also also counseling is the making unrealistic self-concept to realistic self-concept, making socially welfare, making rational and making logic. And of course, the counseling process takes too much time to correct the deviation from the mainstream of the population. बातें समझ रहे हैं जी? बातें समझ रहे हैं जी? सो दिस इज काउंसलिंग। आइए कार्ल रोजर्स, जो कि काउंसलिंग में अगर इनकी बात ना करी जाए तो फिर काउंसलिंग अधूरी होगी। कार्ल रोजर्स क्या कहते हैं? कार्ल रोजर्स कहते हैं कि काउंसलिंग इज अ सीरीज ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इंडिविजुअल व्हिच एम्स टू ऑफर हिम असिस्टेंस इन चेंजिंग हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। काउंसलिंग वो कर्मिक प्रक्रिया है, और कर्मिक प्रक्रिया का मतलब है कि प्रोसेस 1000 बार हो सकता है, 351 बार हो सकता है, और 201 बार हो सकता है। It depends upon the degree of the problem. But there is no any doubt that counseling is a series of process. एक कर्मिक प्रक्रिया है जहां पे काउंसलर व्यक्ति को मदद करता है जी, सहायता प्रदान करता है। किस चीज में? चेंजिंग हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। चेंजिंग हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। आपके अपने रवैये में, आपके अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, चेंज लाने के लिए काउंसलर आपके साथ बार बार संपर्क करता है, बार बार काउंसलर आपसे बातचीत करता है, आपकी सहायता करता है, ताकि आप अपनी रवैये को और अपने व्यवहार को चेंज कर सके, बदल सके। इज इट राइट और नॉट जी? इज इट राइट और नॉट भाई? Yes, sir. Yes. सो देखिए बात को समझिए, गहराई को समझिए। मैंने वहां पे भी गाइडेंस में भी आपसे कहा था कि वहां भी सहायता कर रहा है, लेकिन यहाँ भी सहायता कर रहा है। लेकिन नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ बिहेवियर अलग-अलग। एटीट्यूड को चेंज कर नेचर ऑफ प्रॉब्लम डिफर कर रहा है एक्चुअली जी। नेचर ऑफ प्रॉब्लम डिफर कर रहा है। वहां पे हमारा जनरल गाइडेंस हो सकता है, वोकेशनल एंड प्रोफेशनल हो सकता है, और दीगर कोई बात हो सकती है, आई मीन सोशल रोल को लेकर के हो सकता है। लेकिन यहाँ जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स का नेचर है वो बेसिकली फुल्ली साइकोलॉजिकल जी, पूरी तरीके से मेंटल हाँ। इमोशनल ज्यादा बिल्कुल, अभी आएंगे उस बात पे भी, रेशनल इमोटिव। अब देखिए हैरी मैन क्या कहते हैं बेसिकली। हैरी मैन कहते हैं कि काउंसलिंग इज द साइकोथेराप्यूटिक रिलेशंस। काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो साइकोथेराप्यूटिक है, अर्थात काउंसलिंग की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक उपचारात्मक तरीका है, मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट है बेसिकली, मनोवैज्ञानिक रिलेशनशिप है, संबंध है बेसिकली, जहां पे काउंसलर काउंसली को मदद करता है, काउंसली के नेगेटिव एटीट्यूड को समझता है, नेगेटिव फीलिंग को समझता है, और फिर उस नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव फीलिंग को एक क्लियर वे देता है, एक क्लियर कट गाइडेंस देता है,
एक क्लियर कट स्ट्रेटजी उसके साथ अपनाता है, ताकि वो काउंसलिंग या काउंसिल सीकिंग जो पर्सन है वो अपनी नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव फीलिंग्स एंड नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सके जी, पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सके। रिमेंबर, this is a psychotherapeutic technique. There is no one types of iron goli and calcium sulfate and vitamin D3, and there is no any pantoprazole and omeprazole. There is only one thing, that is alprazolam, and rest depends upon the ability and talents of the counselor. जनरल मेडिसिन में, जनरल बीमारी में आपको पता है कि आयरन की कमी है, आप आयरन और फोलिक एसिड की गोली दे देते हैं। आपको पता है लीवर इनलार्ज कर दिया है, आप क्रूसोडोल और दीगर टैबलेट जो है वो आप देना शुरू कर देते हैं, LIC52 और दीगर। और गैस बना है, आप पेंटोप्राजोल और ओमेप्राजोल ग्रुप दे देते हैं, एंड दैट्स फाइन। बट काउंसलिंग के प्रोसेस में ऐसा जी, काउंसलिंग के प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। लिखे जुखाम कुछ ही ऐसे, मैं अगर आपसे कहूँ कि आप अगर गोल करिए कि काउंसलिंग के प्रोसेस में फ्रीक्वेंट इस्तेमाल किया जाने वाला मेडिसिन कौन सा है, तो आप सिर्फ 32-34 ऐसे मेडिसिन जानेंगे, देखेंगे जो फ्रीक्वेंट इस्तेमाल, वही 32-34 मेडिसिन, और वो भी कॉमन ग्रुप अगर बना दे कंपोजिशन के नेम पे, तो मात्र हमको लगता है 12-14 दवा आपको बचेगी। सो दवा का मैटर्स यहाँ नहीं है, यहाँ मेन काउंसलर की अहलियत है, काउंसलर की काबिलियत है, काउंसलर की टैलेंट है कि वो किस वे में परसीव कर रहा है और किस वे में काउंसलिंग की समस्या को समझ रहा है और उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। इज इट राइट और नॉट जी? इज इट राइट और नॉट जी? हाँ, अब आइए कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। कैटल्स का क्या कहना है काउंसलिंग को लेकर के? कैटल्स ने काउंसलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, जो कि काउंसलिंग की अवधारणा को, काउंसलिंग की कॉन्सेप्ट को और भी वाज़ह और क्लियर करता है। क्योंकि कैटल्स का कहना है कि जो काउंसलिंग है वो हाईली पर्सनल प्रोसेस है जी, बहुत व्यक्तिगत प्रक्रिया है। काउंसलिंग जो है बहुत व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इट हैज क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन टू पर्सन, वन इज काउंसलर एंड अनदर इज काउंसल सीकिंग और काउंसली एक्शन। सो काउंसलिंग की प्रोसेस बहुत ही व्यक्तिगत है, और इसमें दो व्यक्ति के दरमियान, दो पर्सन के दरमियान बहुत गहरे संबंध होते हैं जी। दो व्यक्ति के दरमियान, दो पर्सन के दरमियान बहुत गहरे जी, बहुत गहरे संबंध होते हैं। दूसरी चीज है कि काउंसलिंग जो है वो ज्वाइंट इंटेलेक्चुअल इफर्ट है बेसिकली। आई मीन इट इज अ ज्वाइंट कोस्ट ऑफ काउंसलर एंड काउंसली। काउंसलिंग की प्रोसेस काउंसलर और काउंसली के बीच की एक तरीके से कहिए कि एक संयुक्त बुद्धिमानी दृष्टिकोण है, अर्थात ज्वाइंट इंटेलेक्चुअल एफर्ट है। काउंसलिंग के प्रोसेस में काउंसली जब तक के बाद सपोर्ट नहीं करेगा काउंसलर को, तब तक काउंसलर इलाज नहीं कर सकता, और काउंसलर जब तक काउंसली की समस्या को नहीं समझ सकता तब तक काउंसलर इलाज नहीं कर सकता। इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? यस सर। सो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो ज्वाइंट इंटेलेक्चुअल एफर्ट है, ज्वाइंट क्वेस्ट है एक्चुअली, काउंसलर और काउंसलिंग। देखिए काउंसलिंग में हम लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग में हमने जैसा कि अभी ऊपर में बात की, अल्लाह साहब ने भी आज से कहा, जो काउंसलर है बेसिकली वो चेंजेस लाता है आमतौर पे काउंसलिंग की इमोशंस में, काउंसलिंग की फीलिंग्स में, काउंसलिंग की एटीट्यूड में, काउंसलिंग की बिहेवियर में।
और इन तमाम चीजों को लाने के लिए एक बेहतर संबंध का होना, एक अच्छे रिलेशन का होना जरूरी है। देखिए काउंसलर तब तक काउंसलर नहीं है जब तक कि वो काउंसलिंग की समस्या को पूरी तरीके से नहीं समझ जाता है, क्योंकि काउंसलर का फर्स्ट ऑफ ऑल रोल यही है कि वो काउंसलिंग की समस्या को जी समझे, यानी अपनी टास्क को पहले समझे, बाकी की बात बाद में होगी। तो काउंसलिंग की प्रोसेस धरफर की प्रक्रिया नहीं है, आई मीन जल्दी की प्रक्रिया नहीं है। काउंसलिंग नीड्स टाइम, काउंसलिंग नीड्स इन्वेस्टमेंट, काउंसलिंग नीड calmness and patience, and of course counseling need the proficient talents of the counselor actually. सो काउंसलर को चाहिए कि काउंसलिंग की तमाम समस्याओं की सही समझ उसके अंदर हो, तभी सही में इलाज कर पाएगा। It has very intense conversation between two persons, that is counselor and counseling। काउंसलिंग और काउंसलर के बीच में बड़ी गहरी बातचीत होती है, बड़ी गहरी बातचीत होती, और ये गहरी बातचीत समटाइम्स इमोशनल शिफ्ट बन जाता है, जिसपे मैं चर्चा करना मुनासिब नहीं समझता। आपको गूगल करना चाहिए इस मामले को समझने के। सो बेसिकली जो काउंसलर है और काउंसली है, उन दोनों के बीच में बहुत गहन बातचीत होती है, बहुत गहरी बातचीत होती है, बहुत व्यक्तिगत, बहुत काउंसलिंग बहुत सेंसिटिव मैटर्स तक बात रखेगा। और याद रखिए कि काउंसलिंग अपनी पर्सनल बात आपको तभी बताएगा जब काउंसलिंग के साथ आप अपनी कुछ पर्सनल बात आप शेयर करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप रियली में काउंसलिंग के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्या, व्यक्तिगत जो बातें हैं वो शेयर करिए, झूठा ही सही, लेकिन उसको लगना चाहिए कि आप भी व्यक्तिगत बात उसके साथ शेयर कर रहे हैं, आप उस पर बहुत यकीन और भरोसा कर रहे हैं, तब जाकर के वो पर्सनल बात जो है वो आप पे भरोसा और यकीन करके आपको बताएगा, शेयर करेगा। क्योंकि क्लैप तो दोनों हाथ से होता है ना, एक हाथ से तो होती नहीं। तो इसलिए आप गलत ही सही, क्योंकि आप काउंसलर हैं, जाहिर है कि आपके पास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, तौर तरीका होना चाहिए, और ये कोई प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ नहीं है ये चीज। जाहिर है कि ये प्रोफेशनल एथिक्स है, हमें उसको सही करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी की चीजें बाद में। इसलिए आप झूठ भी बोल करके, आप कहानी भी बना करके, आप पहले कुछ हद तक उसको यकीन दिलाइए कि आप अपनी पर्सनल बात उससे शेयर कर रहे हैं, फिर जाकर के वो अपना शुरू होगा, और जब शुरू होगा तो पूरी तरीके से आपके सामने अपनी बात रख देगा। और वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप टेक नोट लेते हैं, किस तरीके से बात उगलवा रहे हैं, कितने साफ सुथरा बात उगलवा रहे हैं, ये आपकी अहलियत पर डिपेंड करता है। इज इट ओके और नॉट जी? यस सर। So the interview is the basic technique for the counseling process। देखिए काउंसलिंग प्रोसेस में आमतौर पर इंटरव्यूइंग टेक्निक है ना, मतलब बातचीत, सामने बैठ करके बातचीत का जो तरीका है, सवाल जवाब का जो तरीका है, आमतौर पे वो अपनाए जाते हैं। लेकिन कार्ल रोजर्स कहते हैं कि काउंसलिंग की प्रोसेस में अगर काउंसलर लगातार सवाल करेगा काउंसली से, तो काउंसली अपने आप को उकताहट महसूस करेगा और उसको लग जाएगा कि ये कोई सेकंड और थर्ड पर्सन है जो हमारी व्यक्तिगत जानकारी को जानना चाहता है, और ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में काउंसलिंग सीकिंग आपके साथ अपनी बातें शेयर नहीं करेगा। इसलिए सवाल जवाब के बदले आप अगर बातचीत के जरिए बात निकलवा लें, बातचीत के जरिए बात उगलवा लें, तो ज्यादा बेहतर होगा। आर यू एग्री विद मी और नॉट?
Just imagine someone is asking, repeating the questions again and again. What you feel? अगर कोई आपसे बार बार सवाल करे, आप कैसा महसूस करेंगे अगले 15-20 मिनट के बाद? जी, कैसा महसूस करेंगे भाई? अपने आप ऐसा को लगेगा मुजरिम कि समझेंगे। हाँ हाँ। कि कुछ बेसिक डेटा कलेक्ट कर रहा है हमसे। है ना? हम लगेगा कि या तो डाउट फिर होगा। हमसे कुछ गलती हुई है। हाँ, उसको जी डाउट डाउट होगा, और उसको इरिटेट हो लगेगा, जाएगा सर। हाँ इरिटेट हो बिल्कुल जाएगा। उसके साथ इरिटेट हम होगा। हाँ उसके साथ फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देंगे, बचना बिल्कुल। चाहेंगे, मे भटकाना भी स्टार्ट कर देंगे। आर्टिफिशियल बिहेवियर हम देना शुरू कर दें, नहीं, आर्टिफिशियल बातें आपको देना शुरू कर दें, बनी बनाई बात देना शुरू कर दें हम। जी, यस सर। मेरे इस काउंसलिंग की ये जो आई मीन जो बेसिक जानकारी है वो मैंने अपने एक उस्ताद से ड्यूरिंग एमएड सीखी, प्रोफेसर फैज अहमद साहब, प्रिंसिपल मानू सिटी दरभंगा। आप कभी उनको उनके साथ बात करिए, बैठ करके देखिए उनको, है ना? तो वो आपको जानने के लिए वो पहले अपनी कुछ बात जो है वो आपको मे बी वो गलत है, हो सकता है, लेकिन वो पहले अपनी आप को 2-4 बात ऐसा छोड़ देंगे कि आपको लगेगा कि सर जब पर्सनल बात बता रहे हैं तहाड़ा बता रहे हैं, क्या तकलीफ जी। जब सर होकर के अपनी व्यक्तिगत बातें शेयर कर रहे हैं तो फिर हमें कोई तकलीफ नहीं, फिर हमें अपनी बात भी शेयर करनी चाहिए, और ऐसा करके वो बहुत गहराई में पहुंच जाते हैं। बहुत लोगों का मैं देखा हूँ, मैं जानता हूँ उनको बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, सो काउंसलिंग की प्रोसेस में रदर देन क्वेश्चन आंसर आपको बातचीत का तरीका इख्तियार करना चाहिए। ये ज्यादा फैसिलिटेटर्स होता है, ये ज्यादा परसू करता है, ये ज्यादा आई मीन प्रिपेयर करता है काउंसलर को कि वो आपके साथ अप्रोच अपनाए और वो आपके साथ बातें करे एक्चुअली में। इसलिए इस चीज का भी हमें याद रखना चाहिए। देखिए एक बात क्लियर कट समझ लीजिए कि काउंसलिंग की प्रोसेस उकताने की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि वो आपके जितना समझदार और सूझबूझ वाला व्यक्ति नहीं होगा। जाहिर है कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि आमतौर पे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में मुब्तला है, यानी उसका बिहेवियर आमतौर पर एबनॉर्मल है, बेसिकली इमोशनल प्रॉब्लम है बेसिकली उसके साथ, है ना? तो आपको उतने पेशेंस के साथ, उतने कामनेस के साथ उतना टाइम देना पड़ेगा और फिर ध्यान से बातों को सुननी पड़ेगी, गौर करनी पड़ेगी एक्चुअली। इज इट राइट और नॉट जी? क्योंकि समस्या है उसको ना, अब नॉर्मल हो सकता बिहेवियर हो सकता है, इमोशनल बिहेवियर हो सकता है, मे बी वो आपके ऊपर समटाइम्स अटैक भी कर दे, समटाइम्स आपके लिए नाजेबा कलेमात पढ़ते हैं, लेकिन आपको इन तमाम चीजों की हिफाजती तदाबीर आई मीन प्रिकॉशंस आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और यही तो आप प्रोफेशनल होने का आप सबूत देंगे अगर ऐसा कर पाएंगे तो। दूसरी बात, काउंसलिंग रिलीज हिम फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी एंड कंपल्सन। देखिए जब हम किसी को काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो सामने वाले को ये एहसास दिलाना हम अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं कि सामने वाले को ये पता होना चाहिए और उसको ये एहसास दिलाना है कि तुम कमतर हो और तुम बीमार हो मानसिक तौर पे, हम तुम्हारे इलाज के लिए बैठे हैं। क्योंकि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल हैं, इसलिए हम तुम्हारे इलाज के लिए बैठे हैं। जब तक कि ये एहसास आप दिलाएंगे काउंसलिंग को, तब तक काउंसलिंग के साथ आपके रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते हैं, ट्रीटमेंट बेहतर नहीं हो सकता है। याद रखिए कि काउंसलिंग लेना उसकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, उसको बात करने का आपसे मौका ढूंढना चाहिए। आपसे बात करने के लिए वो दिए गए समय से पूर्व पहुंचे, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो, आपके साथ वक्त गुजारने में इंटरेस्टेड होना चाहिए काउंसलिंग को। और वो होगा कैसे? इन्फीरियरिटी फीलिंग्स जो है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, उसको खत्म करना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि आप मजबूर नहीं है मेरे पास आने के, आपसे हमारे अच्छे रिलेशन है, अच्छे ताल्लुकात हैं, हम आपसे आपके अच्छे दोस्त हैं, इसलिए आप मेरे पास आए। इज इट एग्री और नॉट जी? आर यू एग्री विद मी और नॉट? सो बेसिकली जो है कि इसको देख लीजिए, है ना? तो ये
दूसरा, द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इज टू मेक काउंसली चीयरफुल टू गेन कॉन्फिडेंस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए काउंसलर आपको चाहिए कि काउंसलिंग, चूंकि जाहिर है कि हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्ल रोजर्स की थ्योरी में हम लोग बात कर चुके हैं कि जो लोग अपनी मकसद में कामयाब नहीं हो पाते, जो लोग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाते, ऐसे लोग इनकॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। लेकिन आप तो संतुलित हैं, आप तो कॉन्ग्रुएंस हैं। जाहिर है कि सामने वाला जो आपके पास आएगा वो हेफाजत कंडीशन में आ सकता है, मे भी परेशान की कंडीशन में हो, मे भी अनऑर्गेनाइज्ड हो बेसिकली, मे भी इनडिसिप्लिन्ड हो बेसिकली। लेकिन एज अ काउंसलर हमारा रोल ये है कि हम उसको चीयर करें, उसको शांत करें जी, उसको कॉन्फिडेंस दिलाएं, उसमें आत्मनिर्भरता लाएं बेसिकली जी, और उसको बताएं कि आप तमाम तरीके की सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ है जी। जी यस सर। यस सर। एक मिनट रुकिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो काउंसली आ रहा है आपके सामने में, वो हैफेजेड हो सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, इनडिसिप्लिन्ड हो सकता है बेसिकली। तो आपको जो है कि उनको शांत करानी है, उनको बताना है, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना है, उनको बताना है कि आप तमाम तरीके की जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ है बेसिकली। हम जस्ट आपके साथ बातचीत कर रहे हैं जी, हम जस्ट आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ग्रुप काउंसलिंग कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप ढकोसला कर रहे हैं। काउंसलिंग इंडिविजुअल अप्रोच है, काउंसलिंग ग्रुप में नहीं होता। गाइडेंस में भी 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में हो सकता है, लेकिन काउंसलिंग हमेशा जी, काउंसलिंग हमेशा इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल होगा, हमेशा इंडिविजुअल होगा, 1 by 1 होना चाहिए एक टाइम में। क्योंकि आप सोचिए ना कि मैं अपनी बात आपको और हसनैन को क्यों सुनाऊंगा भाई? अगर राजीव काउंसलर है तो सिर्फ राजीव को सुनाएंगे, बाकी लोग को मैं क्यों सुनाऊं जी? बाकी लोग को क्यों सुनाएंगे भाई? और फिर जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है वो भी आती है। इसलिए काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है। ग्रुप अगर काउंसलिंग किया जा रहा है तो वो समझ लीजिए कि ढकोसला। अब कोई भी गवर्नमेंट बताए, हाँ हाँ, अगर दो काउंसलर हो और दोनों काउंसलर आपस में डिस्कशन करके किसी एक काउंसलर का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहे तब ये पॉसिबल है और ये सही भी है, ये पॉसिबल है, ये सही भी है। लेकिन फिर वही बात आएगी नतीजा, ये टीम काउंसलिंग कहलाती है बेसिकली, जहां पे एक से अधिक जो काउंसलर हैं वो मिल करके किसी की कॉम्प्लेक्स समस्याओं का निदान करते हैं। फिर इसमें वही समस्या है कि आपको एज अ काउंसलर, दोनों एक्सपर्ट को उस काउंसलिंग के साथ रिलेशनशिप बेहतर बनाने हो, क्योंकि जब तक कि वो दोनों में से किसी एक के साथ अननोन रहेगा, किसी एक के साथ अनफ्रेंडली रहेगा, तब तक कि वो बात खुल करके जी, तब तक कि वो बात खुल करके नहीं बता सकता है। आर यू एग्री विद मी और नॉट? यस सर। यस सर। पॉसिबल है ना, पॉसिबल है। समस्या के निदान के लिए जरूरी हो सकता है दो से अधिक लोग मिलकर के, प्रोफेशनल मिलकर के समस्या का समाधान करें, बट देयर मस्ट बी द फ्रेंडली रिलेशनशिप विद बोथ ऑफ द एक्सपर्ट एक्चुअली। आइए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में कुछ डिफरेंसेस देखते हैं, हालांकि बात ऑलरेडी क्लियर है लेकिन फिर भी देखते हैं। देखिए, कल हम लोग बात कर रहे थे कि गाइडेंस में बेसिकली हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सहायता देते हैं, असिस्टेंस देते हैं, ताकि आप अपनी समस्या का समाधान खुद से करें।
काउंसलिंग की प्रोसेस में हम सपोर्ट करते हैं, सहायता देते हैं और आपकी समस्या को मिल करके सॉल्व करते हैं जी। गाइडेंस की प्रोसेस में जो गाइडेंस सीकिंग है वो खुद अपनी समस्या को सॉल्व कर रहा है, लेकिन काउंसलिंग की प्रोसेस में हम दोनों मिल करके समस्या को जी, हम दोनों मिल करके समस्या को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो गाइडेंस में हम आई मीन कि कोई जो भी हमसे सुपीरियर है, मोर नॉलेजेबल एंड मोर एक्सपीरियंस्ड अदर हो सकता है, फील्ड का एक्सपर्ट भी हो सकता है, वो हमें सहायता करता है ताकि हम अपनी समस्या को हल कर सके। बट काउंसलिंग की प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल, सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिक्स हमें काउंसलिंग करता है और उसमें व्यक्ति यानी कि जो काउंसलिंग सीकिंग है वो और काउंसलर दोनों मिलकर के किसी समस्या का समाधान जी, किसी समस्या का समाधान करता है। देखिए जो आई मीन के गाइडेंस है वो प्रिवेंटिव है, अर्थात निवारक। कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना ना हो, आई मीन फ्यूचर फेलियर ना हो, आई मीन जॉब फेलियर ना हो, आई मीन सोशली हम एग्जीक्यूट ना कर जाए, आई मीन सोशली मार्जिनलाइज ना हो जाए। तो इस तरीके की चीजों से बचने के लिए, निवारण के लिए प्रिवेंटिव स्टाइल है गाइडेंस अप्रोच में से। बट काउंसलिंग अप्रोच उपचारात्मक है, अर्थात ट्रीटमेंट वाली अप्रोच है, अर्थात उपचार करने वाली, इलाज करने वाली अप्रोच है जी। ए बाबू, रिमीडियल जो है, रिमीडियल जो है वो उपचारात्मक अप्रोच है जहां पे हम इलाज करते हैं, बट गाइडेंस में हम प्रिवेंट करते हैं, अर्थात आपको बचाते हैं कोई फ्यूचर फेलियर होने से या कोई अनफॉर्चुनेट बात होने से या कोई अनफॉर्चुनेट घटना होने से हम आपको बचाते हैं। दैट्स व्हाई guidance is a preventive approach, whereas the counseling is the remedial and curative approach. I mean इलाज करने वाली प्रक्रिया। दूसरी बात, गाइडेंस हमारा कॉम्प्रिहेंसिव है और एक्सट्रोवर्टेड है, जिसमें बहुत पर्सनल बात नहीं होती। तो बात ग्रुप में भी हो सकती है, सोशली हो सकता है, आई मीन समूह में हो सकता है, लेकिन व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है। क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि आप ऐसे ही किसी को गाइड कर रहे हैं, वो गाइडेंस नहीं है, वो एक सलाह माना जा सकता है, एक मशवरा माना जा सकता है, गाइडेंस नहीं माना जा सकता है। क्योंकि गाइडेंस में आपको टैलेंट, एबिलिटी, एप्टीट्यूड को समझते हुए गाइड करना होता है, एंड दैट इज व्हाई द टर्म हैज बीन यूज्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सट्रोवर्ट। Whereas in the context of counseling, whenever we were talking about counseling, it should be very clear that counseling is in-depth and introverted approach or centered oriented approach. Why? Because the counseling process is based upon the individual and his levels and degree of problems actually. And that's why counselor gives much and more time to individual, to particular patient or particular counsel seeking or counselor to understand their psychological problems and their behavioral problems and their stress and etc. वगैरह वगैरह। So काउंसलिंग जो है वो इन डेप्थ एंड इंट्रोवर्टेड अप्रोच है। इंट्रोवर्टेड इस माने में नहीं है कि कौन सा है जो करके रहते हैं, इंट्रोवर्टेड इस मायनों में क्योंकि ये अगर सेंटर है तो काउंसलिंग की प्रोसेस में यहाँ केंद्र में बने हुए रहते हैं। हमारी जो भी बातचीत होती है इस समस्या के मद्देनजर कोई भी बात होगी, क्योंकि काउंसलर बिना समस्या के मद्देनजर कोई बात आपसे नहीं कर सकता। समस्या के मद्देनजर बात करेगा, ये अलग बात है कि आपको बात समझ में आए ना आए, लेकिन वो समस्या के मद्देनजर ही बात करे। इज इट ओके जी? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. So guidance is the process of helping individual to choose alternative। जैसा कि हमने कल भी बात करी थी कि गाइडेंस में हम किसी व्यक्ति की मदद करते हैं ताकि वो अवेलेबल विकल्पों में से बेहतर विकल्प का, अर्थात बुद्धिमान विकल्प का चुनाव कर सके, इंतखाब कर सके। बट
In the counseling process, it tends to change the perspective to help him get the solution by himself or herself. तो हम काउंसलिंग की प्रोसेस में परिप्रेक्ष्य जानने की कोशिश करते हैं, सैको सबाब या पश्चिमंजर जानने की कोशिश करते हैं, परिप्रेक्ष्य जानने की कोशिश करते हैं, और फिर आपकी समस्या का समाधान हम दोनों मिलकर के आपकी समस्या का समाधान निकालते हैं। आमतौर पर जो गाइडेंस है वो एजुकेशन एंड करियर रिलेटेड इश्यूज को लेकर के होते हैं, जबकि काउंसलिंग अप्रोच आमतौर पे पर्सनल व्यक्तिगत समस्या और सोशियो साइकोलॉजिकल अर्थात सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज हैं, उनको लेकर के काउंसलिंग की जाती है। हालांकि most of the writers has used the terms only psychological in the context of counseling, but I would not be agree the terms of only psychological. It should always be context and based upon the philosophy and expectations of society. That's why I'm suggesting you to use the term socio-psychological issues. Are you agree with me or not? जी 100% agree. So basically जो छोटे किताब है, जो छोटे राइटर्स हैं, वो लोग ऐसा लिखते हैं, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि ऑलवेज यूज करिए सोशियो साइकोलॉजिकल। एनी पर्सन सुपीरियर्स और एक्सपर्ट, जैसा कि मैंने बताया कि गाइडेंस की प्रोसेस में कोई भी शामिल हो सकता है। They may be more knowledgeable and more experienced with him or herself actually, with other self actually, but काउंसलर सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल होगा, जिनके पास प्रोफेशनल स्किल्स होगी, ट्रेनिंग होगा, जिन्होंने ट्रेनिंग लिया होगा, सिर्फ वो लोग प्रोफेशनल ही काउंसलिंग कर सकते हैं। देखिए, गाइडेंस की प्रोसेस में जो हमारे आपके बीच बातचीत है, उसको छुपाने की जरूरत नहीं होती है, उसको ओपन रखा जा सकता है, बहुत कम प्राइवेट हो सकते हैं बेसिकली। बट काउंसलिंग की प्रोसेस में आपको गोपनीयता बनानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ेगा जी। भाई, काउंसलिंग की प्रोसेस में डेटा के रिगार्डिंग, समस्या के रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, अर्थात सूचनाओं की गोपनीयता बरकरार रखनी होगी। यस सर। जब तक कि आपको अधिकृत ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, द मैटर्स हैज लाइंग इन द जुडिशियल institutions or judicial issues, and judge has asked to write and to provide some information regarding the patient, then you will be able to do the same. अदरवाइज आपको राइट नहीं है कि किसी तरीके की इंफॉर्मेशन को कहीं से कहीं पास किया जाए। जैसा कि हम लोग बात कर चुके कि गाइडेंस एक वक्त में कई लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन काउंसलिंग एक बार में जी, काउंसलिंग एक बार में एक के साथ होता है, 1 to 1 हो सकता है। सर, कॉन्फिडेंशियल की जहां तक बात है काउंसलिंग में, तो इसलिए भी तो रखा जा सकता है कि हम किसी का काउंसलिंग कर रहे हैं और हम उसकी डाटा को अगर लीक कर देते हैं, तो हो सकता है कि उसके साइकोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अनम ज़फ़र है और मैंने यूजीसी ने दिसंबर 2024 एग्ज़ामिनेशन 100% के साथ क्रैक किया है और मैं अपनी इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट ज्ञान एकेडमी को देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इस जर्नी में स्टेप इन कर रही थी उस टाइम भी कई जीआरएफ क्वालिफाइड मेरे सीनियर्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि मुझे ज्ञान एकेडमी में जाना चाहिए। एंड इंडीड ज्ञान एकेडमी ने जो मुझ पर मेहनत की थी उसका रिज़ल्ट मुझे आज दिखा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू तौहीद सर एंड आशिक सर, एंड बिलीव मी इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो या ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरा ग्रैटिट्यूड है ज्ञान एकेडमी के लिए जो इस 1 साल में मैंने सीखा है।
एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं प्रिपेयर होते हैं, यहाँ हम बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ ये सब चीज़ें भी सीखते हैं जो हमें आगे की रिसर्च जर्नी में भी बहुत काम आएगी। सो टू ऑल द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा कि वो ज्ञान एकेडमी को फॉलो करें। एंड आई स्वेयर टू अल्लाह इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। थैंक यू सो मच।